नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल कैम्स एंड सब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लेक्चर 38 लेके आ रहे हैं उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, डी एंड एफ ब्लॉक को पढ़ने वाले हैं। और डी एंड एफ ब्लॉक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डी एंड एफ ब्लॉक होते क्या हैं। और डी एंड एफ ब्लॉक को का पता करने के लिए हमने 11th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था, कौन सा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। कौन सा चैप्टर पढ़ा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि मतलब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन एक पीरियोडिक मतलब एक रेगुलर मैनर में, पीरियोडिक मतलब होता है रेगुलर मैनर में यदि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। और एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पे 4 पार्ट्स में किया गया था मेनली। लास्ट में जब मॉडर्न आपकी जो पीरियोडिक टेबल आई थी उसके अंदर हमने 4 पार्ट्स में किया था। एक बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट, तीसरा बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, और फोर्थ और लास्ट वन आपका कौन सा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। यदि एस ब्लॉक की एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एस ब्लॉक एलिमेंट कब बोले जाते हैं, जब आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे किसके अंदर, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सबशेल। ये पॉइंट ध्यान रखना, यदि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है किसके अंदर, एस सबशेल के अंदर, तब हम उस एलिमेंट्स को किस ब्लॉक के अंदर रखेंगे, एस ब्लॉक के अंदर रखेंगे। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा किसके अंदर, पी सबशेल के अंदर, तब हम उसे क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। डी ब्लॉक कब कहेंगे, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा आपका किसके अंदर, डी सबशेल के अंदर, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा किसके अंदर, एफ सबशेल के अंदर, देन उस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। तो ये जो डिवीजन हुआ है वो किसके बेसिस पे हुआ है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर हुआ है। एटॉमिक ऑर्बिटल रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यदि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल, एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, पी है, डी है या एफ है, यदि कोई भी एस ऑर्बिटल आपका इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है लास्ट, तो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। यदि पी एफ रिसीव कर रहा है तो क्या कहलाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। यदि डी रिसीव कर रहा है तो डी ब्लॉक, एंड लास्टली कौन सा है, एफ सबशेल यदि आपका रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन, देन उसको क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। यदि बात करूं तो एस एंड पी ब्लॉक आर एलिमेंट्स आर नोन एज, यदि एस और पी को कलेक्टिवली बात करें तो एस और पी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। याद रखना कि आपका कौन सा है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स कलेक्टिवली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। यहां पे आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे, जब आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा किसके अंदर, डी सबशेल के अंदर, किसके अंदर, डी सबशेल के अंदर। व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबशेल, ये पॉइंट ध्यान रखना, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है डी सबशेल के अंदर तो हमने उसे क्या कहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की यदि मैं बात करूं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम दूसरा एक और नाम दे देते हैं क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या नाम दे देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम दे देते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट, अब ये पॉइंट आ गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट की ये है कि दोज एलिमेंट्स which have incompletely filled or partially filled डी सबशेल। ये पॉइंट ध्यान रखना, यदि आपका कोई भी एलिमेंट आपके क्या कर रहे हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड या पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होती है, तो और कब, इन देयर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, समझ कर लेना, इन देयर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना कि आपका ट्रांजिशन एलिमेंट तब कहलाएगा, कोई भी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट तब कहलाएगा जब आपके क्या हो,
डी सब शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो या आपका क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो, कब, इन देयर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। अब देखो जैसे मैंने बात की कि आपके ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की यदि फर्स्ट सीरीज देखते हैं, फर्स्ट डी सीरीज, कौन सी, फर्स्ट डी सीरीज यदि चेक कर रहे हैं तो कौन सी है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसका यदि मैनिमोनिक्स याद करें तो हम आपके सिंबल्स के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं कि सक, टीवी, कर्मन, फीकोनी, पूजन। तो इससे आपका सिंबल भी याद रह जाएगा और डायरेक्ट आपको एलिमेंट्स के बारे में भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से डी ब्लॉक की सीरीज में है, फर्स्ट डी सीरीज में। तो कौन कौन से हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। यदि इसका एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो 21 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपका कौन सा 30 एटॉमिक नंबर पे वो जिंक फर्स्ट डी सीरीज खत्म होती है। यदि सेकंड डी सीरीज की बात करते हैं तो सेकंड डी सीरीज में आपका क्या आ जाता है, यूट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, यूट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर और कैडमियम। इसको कैसे याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका क्या है, यारी जरा निभाना मौत तक, रो रो पड़े आग चंडीगढ़। तो यहाँ पे आपकी वो कौन सी सीरीज हो गई, सेकंड डी सीरीज। और आपकी जो थर्ड डी सीरीज आती है, यदि बात करें थर्ड डी सीरीज की बात कर रहे हैं तो आपकी क्या होगी, ला हफ्ता, वरना, रीटा, ओसामा, आयरन से पिटाई और होगी। तो ये भी ध्यान रखें, ये मैनिमोनिक्स भी बन गया और ये आपकी किसके थ्रू, आपके सिंबल्स के थ्रू। मतलब आपका जैसे लेंथनम है तो लेंथनम का सिंबल क्या है, La, हाफनियम का सिंबल क्या है, Hf, टेंटलम का Ta, टंजस्टन का W, रिदेनियम का Re, ओस्मियम का Os, इरिडियम का Ir, प्लेटिनम का Pt और गोल्ड का Au और Hg का मरकरी। तो ये क्या है, मरकरी, ये क्या है, मरकरी। Au आपका क्या है, गोल्ड, Ag आपका क्या है, सिल्वर, कॉपर क्या है, सी। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि आपका ये जो कॉपर, Ag, Au है, इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, कॉइनेज मेटल्स के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, कॉइनेज मेटल, जिससे आपके मेटल्स की फॉर्मेशन होती है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह की। तो आपके ये कॉइनेज मेटल्स भी होते। तो ये आपकी क्या है, 3 सीरीज है, फर्स्ट डी सीरीज, सेकंड डी सीरीज एंड थर्ड डी सीरीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सेकंड है यूट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम। थर्ड डी सीरीज है आपकी कौन सी, लेंथनम, हाफनियम, टेंटलम, टंजस्टन, रिदेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। तो ये आपकी 3 डी सीरीज हो गई। अब ये जो डी सीरीज है तो ये तो सारे के सारे क्या है, आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट ध्यान रखना कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो कहलाएंगे जब आपकी डी सब शेल क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। इनकम्प्लीटली फिल्ड का मतलब कैसे, कि यहाँ पे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की यदि बात करूं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। मतलब यहाँ पे क्या है, इनर डी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 1 to 10। ns मतलब आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने फिल होंगे, s सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि s सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, 2। p सब शेल में कितने हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। d सब शेल में कितने हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। f सब शेल में कितने हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये आपके क्या है इसके अंदर, तो ये आपके क्या हो गए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब n-1 d 1 to 10 ns
0 to 2। तो ये तो हो गई जीरो आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात आती है ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट आपके कब कहलाए, जब आपकी इनकम्प्लीटली फिल्ड था, या फिर कह सकते थे पार्शियली फिल्ड डी शब्द थी। अब कैसे कंफर्मेशन दे कि ये सारे एलिमेंट ट्रांजिशन है या नहीं। तो अब बात करते हैं आगे चल। देखिए, तो आपकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। तो आर्गन का कितना होता है, 18 होता है। आर्गन 18, उसके बाद 3d1 4s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गया है, डी शब्द के अंदर गया है। तो आपका ये क्या कह देते हैं, स्कैंडियम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट कब कहा गया, क्योंकि ये पार्शियली फिल्ड या इनकम्प्लीटली डी शब्द है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। 30 के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखें तो क्या आती है, आर्गन 3d10 4s2, 3d10 4s2। यदि ये दो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देता है Zn2+, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, आर्गन 18 3d10। ये जो दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए वो कौन से शेल में से लूज होंगे, आउटर मोस्ट शेल में से। आउटर मोस्ट शेल कौन सी, 4s। तो ये 3d10 हो गया। अब 3d10 हो गया मतलब डी शेप शेल अब भी क्या है, फुल्ली फिल्ड। क्या है, फुल्ली फिल्ड। और फुल्ली फिल्ड है तो मतलब ये आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए डेफिनेशन में क्या कहा गया था, इनकम्प्लीटली फिल्ड या पार्शियली फिल्ड डी शेल इन देयर ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब जो सिंपली न्यूट्रल स्टेट थी। साथ में एक्साइटेड स्टेट में या तो न्यूट्रल स्टेट में हो या आपकी एक्साइटेड स्टेट में डी शब्द क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए। तो ये आपका क्या है, नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये आपका क्या हो गया, नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी शब्द। तो ये तो आंसर ये हो गया। यदि पेपर में आ जाता है कि आपका जिंक, कैडमियम, मरकरी क्यों नहीं होते ट्रांजिशन एलिमेंट, तो क्यों नहीं होते, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी पेपर में आ जाता है पहला क्वेश्चन, आर नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, आर नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या रहेगा, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड D subshell, completely filled D subshell in their ground state और excited state। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि आपके एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट में दोनों में आपका क्या है, कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण जिंक, कैडमियम, मरकरी आपके क्या नहीं होते, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। यदि बात करूं कॉपर की, देखो कॉपर की कह देते हैं कि कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन आती है, एटॉमिक नंबर कितना है 29। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d10 4s1। यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस आ जाता है क्रोमियम कॉपर का। तो कॉपर का ये जो 3d10 आई, तो कह देते हैं कि कॉपर क्यों नहीं हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन डी में क्या है, फुली फिल्ड। बट यहाँ पे जो कॉपर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है, 3d9 4s0। तो ये क्या है, हमने डेफिनेशन में क्या कहा था कि आपका या तो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो ग्राउंड स्टेट में या क्या हो एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड आ गया और इनकम्प्लीटली फिल्ड आ गया तो कॉपर आपका क्या कहलाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर क्या कहलाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना कि कॉपर आपका क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये तो थी आपका सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब बात करेंगे सम जनरल आपकी प्रॉपर्टीज यदि आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखो जनरल प्रॉपर्टीज की यदि बात करते हैं तो आपने 8th और 10th क्लास में मेटल और नॉन मेटल पढ़े थे। तो मेटल की जो आपने जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था तो वो देखो क्या क्या थी, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, मतलब मेटल्स,
क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर किस में आते हैं, मेटल्स के अंदर आते हैं, तो मेटल्स हैं, तो मोस्टली क्या सभी के सभी आपके क्या है, मेटल्स। और मेटल्स की आपने जनरल प्रॉपर्टी पढ़ी है 8th और 10th क्लास के अंदर कि मेटल आपका कैसा होता है, मेटल आपका कैसा होता है, हार्ड इन नेचर। कैसा होता है, हार्ड इन नेचर। दूसरा, मेटल आपका कैसा होता है, सोनोरस। क्या रहता है, सोनोरस। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट, मतलब किसी चीज से टकराती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, तो मतलब आपका मेटल, आपके एलिमेंट्स कैसे हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग। साथ में आपके जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, थिन शीट फॉर्मेशन। थिन शीट फॉर्मेशन, यदि थिन शीट फॉर्मेशन हो रही है किसी को भी पीट पीट के यदि हम शीट की फॉर्मेशन में चेंज कर देते हैं तो मतलब वो किसकी प्रॉपर्टी आ रही है, मेटल की। यदि बात करते हैं एलिएबल के बाद डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी भी आपकी एक प्रॉपर्टी है, मतलब आपका वो किस में कन्वर्ट कर देगा, किसी भी आपके मेटल को पीट कर क्या फॉर्मेशन कर दे, वायर की फॉर्मेशन कर दे, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, डक्टिलिटी। यदि मेटल की बात करते हैं तो मेटल आपका क्या होता है, अब देखो हार्ड बोला है तो मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, बहुत ही हाई। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। साथ में आपका ये जो मेटल है, मेटल के साथ में मेटल आपके क्या करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये सिंपली आपका गुड कंडक्टर भी होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जनरल आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। साथ में आपका क्या हो गया कि इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है, साथ में आपकी ये क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी देखने को मिलती है। तो और आपका एक और पॉइंट, मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मतलब ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक्स मेटल है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो मेटल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, आपके क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सोनोरस होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टिलिटी होती है, साथ में आपकी क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। यदि बात करें तो साथ में डेंसिटी भी यहाँ पे क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, डेंसिटी भी यहाँ पे क्या है, हाई होती है। तो ये आपके क्या हो गए, प्रॉपर्टीज। साथ में आपका ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, मैग्नेटिक बिहेवियर। कैसा बिहेवियर देखने को मिलता है, मैग्नेटिक बिहेवियर, कि मतलब आपको वो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपेल हो रहे हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये सारे भी आगे चलते हुए पढ़ेंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, तो ये आपकी सिंपली क्या हो गई, जनरल प्रॉपर्टीज हो गई। तो मेन जो प्रॉपर्टीज आती हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर, वो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो कौन सा है, आपका एटॉमिक रेडियस। किसके बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस, ये नोट डाउन कर लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, एटॉमिक रेडियस। देखिए अब फर्स्ट वन स्टार्ट होता है, कौन सा है, एटॉमिक रेडियस। देखो एटॉमिक रेडियस की यदि बात करता हूं तो एटॉमिक रेडियस ये आपकी क्या है, पीरियोडिक टेबल। ये आपकी क्या है, पीरियोडिक टेबल, मतलब ऐसी ही होती। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, और पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस आपकी क्या होती है, जनरली एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये पॉइंट ध्यान रखना कि जनरली आपकी जो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस को चेक करने का तरीका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर आपकी ये शेल हो गई जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब एक पॉइंट बताना, देखो
यदि आपके इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द पीरियड जाएंगे तो उसी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज। और जब अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज जनरली। यदि बात करूं, अब देखो मैंने कोई बोल ली, डाउन द ग्रुप चलना है तो कहीं मैंने बोल दी, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी शेल को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज। पहले ये एक शेल थी, देन सेकंड शेल, देन थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं, देन फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा हूं। तो ये जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आया फोर्थ शेल में, तो इसकी जो एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी क्या हो गई, इंक्रीज। तो जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुई तो एटॉमिक रेडियस अपने आप क्या हो गई, इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप आने पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। अलोंग द पीरियड जाने पे आपका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज। ये था जनरली जो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ते थे। अब यहाँ पे जो बात करेंगे एटॉमिक रेडियस ऑफ किसकी, डी ब्लॉक की। अब डी ब्लॉक में आपका सबसे पहला कौन आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहां से ये पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो एटॉमिक रेडियस है मतलब अलोंग द पीरियड जा रहे हैं। अब अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो हम क्या कह रहे थे, एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पे इरेगुलर एटॉमिक रेडियस देखने को मिलता है। वो किसके कारण, स्कैंडियम से यदि मूव करते हैं तो मैग्नीज तक, स्कैंडियम से मैग्नीज तक की यदि मैं बात करूं तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है मतलब आपका ये जो अट्रैक्शन था इंक्रीज हो रहा था तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, मतलब जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से, या बोल सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट से। यदि जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट से तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज। अब यदि बात करूं आयरन से, आयरन से निकल की साइड मूवमेंट करता हूं तो आपका यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट। एटॉमिक रेडियस यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट। और एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो रहा है मतलब जेड इफेक्टिव यहाँ पे क्या है, इज इक्वल्स टू शील्डिंग इफेक्ट। मतलब जितना जेड इफेक्टिव कंट्रैक्शन करने की टेंडेंसी रख रहा था उतना वो शील्ड करने की भी टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, कांस्टेंट। और बात करें कॉपर टू जिंक, अब कॉपर टू जिंक की साइड मूवमेंट कर रहे थे तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ड्यू टू जेड इफेक्टिव लेस देन शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव क्या है, लेस है शील्डिंग इफेक्ट से। तो ये आपका क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हो गया अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्टली डिक्रीज हुई है एटॉमिक रेडियस, देन कांस्टेंट हुई है, देन आपका क्या हुआ है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुई है। वो किसके कारण, ड्यू टू जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट। तो मतलब आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो कौन कौन सी, जेड इफेक्टिव और दूसरा कौन सा है, शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यदि बात करें, ये तो था अलोंग द पीरियड। अब डाउन द ग्रुप की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट सीरीज कौन सी थी, 3D सीरीज, देन कौन सी थी, 4D सीरीज, देन कौन सी थी, 5D सीरीज। अब डाउन द ग्रुप डी सब शेल के अंदर जाएंगे तो मतलब शेल बढ़ रही थी तो मतलब हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होना था, बढ़ना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। तो 3D से 4D में जाते हैं तब तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तब तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट 4D से यदि 5D में जाते हैं, 4D से 5D के अंदर मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट क्या रहता है, सिमिलर। ऑलमोस्ट क्या रहता है, सिमिलर। बढ़ना चाहिए था बट वो बढ़ नहीं पाया, किसके कारण, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसके कारण, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपका क्या है, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स।
यहाँ पे पुअर शील्डिंग होती है किसकी, 4f इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो मतलब आपका यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, सिमिलर हो गया, किसके कारण, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस फर्स्टली इंक्रीज हुई थी, देन आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई। वो किसके कारण, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आपका 4f की फीलिंग स्टार्ट हो गई, मतलब फीलिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स के कारण उसकी पुअर शील्डिंग हो जाती है, जिसके कारण आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो आपका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये आपका क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब सेकंड पॉइंट यदि बात करें, तो अब हम बात करेंगे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सेकंड पॉइंट आपका कौन सा है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब क्या है, एटम को फॉर्मेशन करने के लिए जो जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो डिपेंड करती है, मेनली ध्यान रखना, मेटलिक बॉन्डिंग पे। किसके ऊपर डिपेंड करिए, मेटलिक बॉन्डिंग पे। और मेटलिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका यदि मैं बात करूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो उसका एक ग्राफ देखने को मिलता है कि आपकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पहले इंक्रीज हो रही थी, देन फिर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मेटलिक बॉन्डिंग के ऊपर। और मेटलिक बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपकी जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, आपकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब मेटलिक बॉन्डिंग पहले क्या होगी, इंक्रीज होगी। और मेटलिक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज या डिक्रीज किसी का बोले तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूं कि आपका यहाँ पे मैंने कहा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर थोड़ा सा इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि स्कैंडियम था, स्कैंडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3d1 4s2। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। डी में 1 इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, डी शब्द में कितने ऑर्बिटल 5, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अब एक चीज देखिए, यदि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी दूसरे के साथ एक की बॉन्डिंग रखेगा, मतलब 1 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यदि आपके पास 2d इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 आपके बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं, मतलब मेटलिक बॉन्डिंग आपकी क्या होगी, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी मेटलिक बॉन्डिंग क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग। 3 है तो 3 मेटलिक बॉन्डिंग हो जाएगी, मतलब मेटलिक बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। 4 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मतलब मेटलिक बॉन्डिंग आपकी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो एक सिंगल मेटलिक बॉन्डिंग थी, अब यहाँ पे कितनी है, 4। तो मेटलिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतनी आपको एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी एटम की फॉर्मेशन करने में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ेंगे मेटलिक बॉन्डिंग उतनी बढ़ेगी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतनी बढ़ेगी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका जो जिंक है उसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, लो। क्यों लो है, क्योंकि जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, आर्गन 3d10 4s2। अब 3d10 4s2 है मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेक करिए, डी सबशेल है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो ये किसी के साथ मेटलिक बॉन्डिंग इतनी करेगा नहीं, और मेटलिक बॉन्डिंग नहीं करता तो ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब मेटलिक बॉन्डिंग लो तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या हो जाती है, लो। ऐसे ही कैडमियम आपका क्या है, मरकरी। तो इन्हीं के कारण जब मेटलिक बॉन्डिंग ही नहीं हो रही तो ये आपके कैसे रह जाते हैं,
वीक हो जाते हैं। मरकरी तो आपका एकदम लिक्विड फॉर्म में नजर आता है। कैडमियम भी आपका कैसा है, सॉफ्ट नेचर का। वो किसके कारण, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल। तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो क्यों हुई, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल। यहाँ पे आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक की क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि आयरन का एटॉमिक नंबर देखिए, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। आयरन के बाद कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का कितना है 27। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कितनी है 3d6 4s2, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d7 4s2। यहाँ पे ऑर्बिटल में चेक करें तो कितने हो गए 2 2 4 5 6, तो यहाँ पे कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर यदि चेक करें तो आपके यहाँ पे कितने हो गए 4 5 6 और 1 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 4, और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक। तो मतलब धीरे धीरे पेयरिंग होने से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं डिक्रीज, और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग भी आपकी क्या होगी डिक्रीज। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी धीरे धीरे क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी डिक्रीज। लास्ट में जाके कौन आएगा, जिंक या कैडमियम या मरकरी, तो उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाती है सबसे लो, क्यों, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल। तो ये सेकंड पॉइंट था, कौन सा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का। ये कौन सा था, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नोट डाउन करिए। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट की यदि बात करें तो थर्ड पॉइंट आपका कौन सा करते हैं, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सी कर रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी की यदि बात करें तो आपका यहाँ पे वही सेम टू सेम क्या है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड जाते थे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, और डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है वो क्या था, एक जनरल ट्रेंड था। आयनाइजेशन एंथैल्पी यदि डी ब्लॉक की बात करते हैं तो अलोंग द पीरियड होनी तो क्या चाहिए थी, इंक्रीज, बट ये रेगुलरली आपकी इंक्रीज नहीं होती। मतलब आपका यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या देखने को मिलता है, इर्रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इर्रेगुलर ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब इर्रेगुलर ट्रेंड आपका क्यों देखने को मिल रहा है कि आपका यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे पहला पॉइंट होते क्या है कि व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो उसके लिए जो आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते थे, आयनाइजेशन एनर्जी कहते थे। तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिलता है, इर्रेगुलर देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे जो 4d है और मतलब 3d एंड 4s है, 3d एंड 4s का जो एनर्जी गैप है वो क्या है, बहुत ही कम। एनर्जी गैप क्या है, लेस। और जब एनर्जी गैप लेस है तो इन्हीं दोनों की जो एनर्जी होती है उनको हम बोल भी क्या देते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। क्या बोल देते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। मतलब आपके 3d और 4s के जो ये आपकी एनर्जी थी उसको हमने क्या बोला है, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। और इसी के कारण आपके जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या दिखाती है, इर्रेगुलर ट्रेंड शो करती है। और आपका साथ में बात करूं कि क्रोमियम और कॉपर की, क्रोमियम और कॉपर की यहाँ पे आपकी क्या देखने को मिलती है, आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई देखने को मिलती है। वो किसके कारण, वो किसके कारण, आपके क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना 24, कॉपर का कितना 29। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन आती है आर्गन 3d5 4s1 और यहाँ पे आर्गन 3d10 4s1।
ये होनी क्या चाहिए थी, होनी तो चाहिए थी कॉन्फ़िगरेशन क्या 3d4 4s2, 3d4 4s2, और यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 3d9 4s1 होनी चाहिए थी, बट रियली में जो होती है वो क्या होती है 3d5 4s1 और 3d10 4s1। वो क्यों, ड्यू टू लेस एनर्जी गैप बिटवीन 3d एंड 4s ऑर्बिटल। आपका जो 3d और 4s ऑर्बिटल है उसके अंदर एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही कम। तो एनर्जी गैप कम है तो मतलब आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इजीली शिफ्ट हो जाता है 4s से 3d के अंदर, जिसके कारण आपकी जो क्रोमियम और कॉपर की ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बन जाती है 3d5, और d5 हुआ तो मतलब हाफ फील्ड, और d10 हुआ तो मतलब फुल्ली फील्ड। और फुल्ली फील्ड या हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, 4s2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, उसके बाद यदि और इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो ये क्या है हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना क्या है डिफिकल्ट। ये पॉइंट ध्यान रखना, और डिफिकल्ट होगा इसी के कारण आपकी जो क्रोमियम और कॉपर की एक्सेप्शनली आयनाइजेशन एनर्जी आपको क्या देखने को मिलती है, हाई। एक्सेप्शनली आयनाइजेशन एनर्जी क्या देखने को मिलती है, हाई। अकॉर्डिंग, या आपके साथ में कह सकते हैं कि नेबर्स के अकॉर्डिंग आपकी इन दोनों की एनर्जी क्या रहेगी, हाई रहेगी। ये तो था अलोंग द पीरियड। तो इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है। साथ में आपका यदि मैं डाउन द ग्रुप की बात करता हूं, किसकी, डाउन द ग्रुप की, डाउन द ग्रुप, और डाउन द ग्रुप मतलब 3d सीरीज, देन 4d सीरीज, देन 5d सीरीज। अब 3d सीरीज या 4d सीरीज या 5d सीरीज की बात कर रहा हूं, तो फर्स्टली तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए था, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस आपका क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो हमने मान लिया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे आपकी उसके बाद 4d से 5d में जब मूवमेंट हुई थी तो एटॉमिक रेडियस क्या हुआ था, ऑलमोस्ट सेम था। ऑलमोस्ट सेम क्यों था, किसके कारण, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है जब ऑलमोस्ट सेम हुई तो यहाँ पे तो डिक्रीज हुई थी, तो सेकंड से थर्ड डी सीरीज में जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी एकदम क्या हुई, इंक्रीज हुई है। यहाँ पे क्या हुई है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हुई है, क्योंकि शील्डिंग यहाँ पे क्या हुई है, पुअर शील्डिंग थी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब जेड इफेक्टिव यहाँ पे क्या हो गया था, इंक्रीज। तो यहाँ पे आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, किससे, शील्डिंग इफेक्ट से। तो शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या हुआ, कम हुआ, किससे, जेड इफेक्टिव से। तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, आपकी बढ़ गई। एटॉमिक रेडियस आपका स्मॉल हुआ है तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये आपका कौन सी थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसके बाद अब जो बात करते हैं वो कौन सा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड पॉइंट आपका। फोर्थ आपका कौन कौन सा हो गया, आपने कौन कौन सा कर लिया, एटॉमिक रेडियस कर लिया, एटॉमिक रेडियस के बाद एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कर लिया, थर्ड आपने कर लिया आयनाइजेशन एंथैल्पी कर लिया। अब बात कर रहे हैं कौन सी, फोर्थ पॉइंट की, ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि मैं बात करता हूं तो जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पॉइंट ध्यान रखना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, मतलब आपकी एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है, मतलब चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है। यदि बात करूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये आपके सीरीज थी। अब सीरीज के अंदर यदि मैं बात करूं तो आपका स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये मोस्टली तो आपके क्या है, +3 शो करेंगे, यहाँ पे +3 नहीं शो करता, ये तो +2 ही शो करता है।
ये आपका +2 भी शो कर रहा है, +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 एंड +2। ये ऊपर आपका +1 एंड +2 शो कर रहा है। आपका यहाँ पे स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d24s2। तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, ये +4 और +5, ये +4 +5 +6, यहाँ पे +4 +5 +6 +7 4 5 बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेगा आयरन के अंदर, और 5 भी रेयरली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 4 आपका निकल 2 और 3, मोस्टली आपके 2 3 4 देखने को मिलेंगे। कॉपर तो 1 और 2 ही शो करता है। जिंक आपका +2 शो करता है। तो मेनली जो आपकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, स्कैंडियम की +3, जिंक की क्या है +2। तो जो भी आपकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या होंगी आपकी बॉक्सेस के अंदर बना रहा, मतलब आपकी जो स्टेबल है, कॉपर की +1, कॉपर की +2, निकल की यदि मैं बात करूं तो निकल की भी मेनली आपकी क्या होती है +2, कोबाल्ट की मोस्टली क्या रहती है +3 और +2। यहाँ पे आयरन की भी +2 और +3 देखने को मिलती है, जो आपका एग्जांपल है Fe3O4, जिसमें आपको 2 होते हैं आयरन ऑक्साइड, एक Fe और एक Fe2O3। यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 देखने को मिलती है, यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैग्नीज की +7, क्रोमियम की +6, वेनेडियम की भी, ये तो आपने देखा होगा CrO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे ये आपने देखा होगा Mn2O7 2 नेगेटिव, Mn2O7 2 नेगेटिव, या MnO4 नेगेटिव पढ़ा होगा। तो ये आपकी ये क्या है V2O5, यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या देखने को मिल रही है, वेरिएबल, और वेरिएबल मतलब डिफरेंट देखने को मिल रही है, कोई एक फिक्स नहीं है, बहुत सारी आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है। वो किसके कारण, ड्यू टू, ये पॉइंट ध्यान रखना, स्मॉल एनर्जी गैप या डिफरेंस भी बोल सकते हैं बिटवीन किसके अंदर 3D एंड 4S सबशेल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आता है तो क्या होगा कि स्मॉल एनर्जी गैप डिफरेंस रहेगा, स्मॉल एनर्जी गैप डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4S सबशेल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का ये रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का आपका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, स्मॉल एनर्जी गैप है। स्मॉल एनर्जी गैप मेनली जो मोस्ट स्टेबल आपकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन की +2 +3 है, मैग्नीज की +7 है, क्रोमियम की +6 है, वेनेडियम की +5 है। तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टेबल, उनको मैंने बॉक्सेस में डिनोट कर दिया है। साथ में अब बात करेंगे, तो ये आपका कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। अब मैग्नेटिक बिहेवियर आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 5th पॉइंट। अब स्टार्ट, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक जो बिहेवियर आएगा अब डी ब्लॉक का, तो वो डिपेंड करता है, मतलब मेजर करता है किससे, मेजर बाय, मैग्नेटिक बिहेवियर को मेजर किससे करते हैं, मेजर बाय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। किससे मेजर करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि मैग्नेटिक बिहेवियर जब भी आए तो समझना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आपको मेजर करना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि होंगे, प्रेजेंट हैं, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आता है। और एक दूसरे 2 बिहेवियर शो होते हैं, कौन कौन से, एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और दूसरा कौन सा है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर। तो 2 बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिलते हैं मैग्नेटिक के अंदर, कि आपका एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कब बोला जाएगा, जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, प्रेजेंट हो। यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मतलब ये अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट को। दूसरा, यदि डायमैग्नेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, एब्सेंट। और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट
तो यहाँ पे ये ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनके अंदर मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या डायमैग्नेटिक बिहेवियर कब बोला जाएगा, जब उनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो किसी भी मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना आपका मैग्नेटिक मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलेगा। देखिए कि आपका यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर द पैरामैग्नेटिसिटी। मतलब आपका कि यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उतना ही आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब आपका यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट भी आपको क्या देखने को मिलेगा, लार्जर, लार्जर द मैग्नेटिक मूवमेंट, लार्जर द मैग्नेटिक मूवमेंट। अब लार्जर द मैग्नेटिक मूवमेंट, अब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का एक फॉर्मूला होता है जहां से हम आपके मैग्नेटिक बिहेवियर को मेजर करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटोन, ये यूनिट है बोर मैग्नेटोन। n मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नंबर आपका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि आपका ये जो कंपाउंड है वो आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। यदि मैं बात करता हूँ, देखो आपकी आयरन +2 की, आयरन +2 का आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 3d6 4s2। अब 3d6 4s2 है, आयरन +2 की यदि मैंने बात की तो +2 आपका कैसा होता है, आर्गन 3d6। अब d6 कॉन्फ़िगरेशन यदि मैं बात करता हूं तो आपका ऑर्बिटल के अंदर ऐसे डिनोट किया जाता है। तो ये आपके कितने हो गए d6। अब d6 जो इलेक्ट्रॉन हुए उसमें इलेक्ट्रॉन कौन से काउंट करने हैं, ये वाले, ये जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन्हीं को हम कहते हैं, मतलब जो किसी के साथ पेयर्ड नहीं है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4। तो इसको यदि मैं मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने में चेक करूँ तो 4 इंटू में 4 + 2 बोर मैग्नेटोन, तो आपका कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 बोर मैग्नेटोन। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट, अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट जिसका कुछ भी आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर रूट ऑफ 35 जो भी आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी होंगे तो एक कंफर्मेशन कैसे ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसका 1.9 के पास। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 2.8 के पास। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 3.8 से के पास, मतलब अप्रोक्स 8 के पास। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका जो भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 1.5 से ज्यादा आएगा। मतलब क्या कि 1 है तो 1.5 से मोर, 2 है तो 2.5 से मोर, 3 है तो 3.5 से मोर, n की वैल्यू 4 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 4.5 से मोर, मतलब 4.5 से मोर आएगा, 4.8 आएगा जो भी आएगा। तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 24 की वैल्यू निकालोगे तो कंफर्मेशन मिल जाएगी। यदि n की वैल्यू 5 तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या आ जाएगा 5. मतलब 5.5 से ज्यादा। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की यदि मैं बात करता हूँ, देखो जैसे मैंने क्या किया, कोबाल्ट 3+ के लिए, कोबाल्ट 3+ की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, आर्गन 3d7 4s2 होती है। यहाँ पे भी कितनी आएगी 3d6 आएगी। अब यहाँ पे मैं एक और बात करूँ Fe+3 के लिए, Fe+3 में आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 3d5। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 5। साथ में बात करूँ CO+2 के अंदर, किसके अंदर बात कर रहा हूँ CO+2 के अंदर, देखो CO+2 के अंदर जैसे मैंने किसकी बात की CO+2,
CO+2 का एटॉमिक नंबर कितना है, आर्गन 3d7 4s2 होता है। अब 2+ के लिए यदि मैं एक्साइटेड स्टेट के लिए यदि मैं बात करूं तो ये तो सिंपल कोबाल्ट की हो गई। कोबाल्ट 2+ की कितनी हो जाएगी, आर्गन 3d7 4s0। मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से चेक करने हैं, ना कि डायरेक्ट 7 लिख दें। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, n की वैल्यू 3। अब जब n की वैल्यू 3 तो मैग्नेटिक मोमेंट की n की वैल्यू 3 रखी तो क्या होगा, 3+2 बोर मैग्नेटो। तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आएगा वो क्या आया, 3 2 5 5 3 जा 15 बोर मैग्नेटो। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ n होंगे, मतलब n की वैल्यू 3 तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 3.8 के पास। n की वैल्यू 1 तो वैल्यू आएगी 1.5 से ऊपर। तो ये सिंपल फास्ट करने का तरीका है कि 1 आ गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1.5 से ऑप्शन ऊपर होगा, 2 होगा तो 2.8 से ऊपर, 3 होगा तो 3.5 से ऊपर, 4 होगा तो 4.5 से ऊपर, 5 है तो 5.5 से ऊपर। तो ये आपका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो एक क्वेश्चन और आ जाए कि ये जो दूसरा बोला मैंने, तो इनके ये सारे के सारे कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक। ये सारे के सारे कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने वाले सब्सटेंस। अब दूसरा जो पॉइंट आया डायामैग्नेटिक। अब वो जो डायामैग्नेटिक की बात की, तो डायामैग्नेटिक कैसे कंफर्मेशन मिलेगी, जब आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, 0। जैसे मैंने कहा जिंक, तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 3d10 4s2। Zn2+ पे यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन पे चेक करूं तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 3d10 4s0। तो मतलब आपकी जो d ऑर्बिटल है वो आपका क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। और जब कंप्लीटली फिल्ड है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आपका क्या आएगा, 0। जब मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो आपका सब्सटेंस कैसा है, डायामैग्नेटिक। कैसा है, डायामैग्नेटिक। मतलब आपका वो सब्सटेंस कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, डायामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। तो आज हमने क्या क्या पढ़े हैं, आपने पढ़ा है एटॉमिक रेडियस, दूसरा आपने क्या पढ़ा है, आपने आयनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ा है, थर्ड आपने इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में पढ़ा है, फोर्थ आपने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा है, फिफ्थ आपने किसके बारे में पढ़ा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी आपने पढ़ लिया था कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके मेटल्स का क्या रहता है, हाई। सिक्स्थ आपने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में भी पढ़ा है। तो ये आपके क्या थे, डी एंड ब्लॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू।